please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो कई सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन पहले बाजार की बात करते हैं। बाजार में आज जोरदार गिरावट का दिन रहा है। आज के कारोबार में सेंसेक्स ने 272 पॉइंट का गोता खाया है, तो निफ्टी भी करीब 1% गिरकर 10,700 के नीचे बंद हुआ है। बैंकों की पिटाई तो हुई है, मिड कैप शेयरों की भी जमकर धुलाई हुई है। तो आज बाजार में ऐसा क्या हो गया, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा, क्या वजह है, इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली बाजार में? देखिए, लगातार बुरी खबरें बाजार पर हावी हो रही और ये सब आ रही है विदेशी वजह से ही। देखिए, एक तो ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज की जो बड़ा कारण था, पहला सुबह में कच्चा तेल, इसमें उबाल देखने को मिला और इनफैक्ट ये 76 से 77 की तरफ बढ़ चुका है। इससे भारतीय इकोनॉमी को एक झटका लगेगा, ये साफ है, दो राय नहीं है इसमें। साथ ही साथ रुपया कमजोर हुआ और 68.5 के जो लेवल्स रुपये ने दिखाए, ये भी इक्विटी मार्केट्स के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव थे। तो ये दो फैक्टर्स, एक तरफ कच्चे तेल का बढ़ना, रुपए की कमजोरी, इसने हालत खराब की है ग्लोबली, ऑफ कोर्स भारतीय बाजारों की। और ग्लोबली भी अगर आप देखें तो विदेशी बाजारों में तेजी की पोजीशंस है ही नहीं। एशियाई कारोबार में हमने देखा काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली। अमेरिका से संकेत आ रहे थे कि वहां पर एक और खराब सत्र रहेगा, और साथ ही साथ जर्मनी जैसे मार्केट्स भी 80 पॉइंट कमजोर थे कि शायद वहां की कोalition गवर्नमेंट कुछ खतरे में है। तो इन तमाम विदेशी डेवलपमेंट्स के चलते भारतीय बाजारों में कमजोरी रही और सबसे ज्यादा नुकसान तो ऑफकोर्स सरकारी बैंकों में देखने को मिला। ये इंडेक्स काफी टूटा। ओवरऑल निफ्टी बैंक में हमने देखा एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले 250 अंकों तक की गिरावट इंट्राडे में देखने को मिली है। 26,400 के ऊपर बहुत मुश्किल से आज दिन जाकर टिका है निफ्टी बैंक के लिए। अगर आप आए मिड कैप स्टॉक्स पर, तो मिड कैप कंपनियों में भी आज हमने देखा इंट्राडे में 300 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान देखने को मिला है। चौतरफा बिकवाली रही है आज के सत्र के दिन। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, पावर कंपनियां, कैपिटल गुड्स, मेटल्स, रियल एस्टेट, लिस्ट लंबी है आज सेल साइड की पोजीशंस वाली। तो हम देख रहे हैं पूरी तरह से मूड बिगड़ता हुआ, और उसके ऊपर एक और सरदर्द कि एक्सपायरी शायद वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। जी, तो पावर, कैपिटल गुड्स, ये सारे तो आप बता रहे थे जिन सेक्टर में आज ज्यादा दबाव देखने को मिला, लेकिन वो कैश और कौन सा सेक्टर है हर्षदा जिनमें आज ज्यादा एक्शन देखने को मिला? देखिए, स्टॉक्स में आज हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ बिकवाली हुई है। और बैंकों पर नजर रखिए, बैंकों में सरकारी बैंक खुलते ही यहां पर कमजोरी आना शुरू हो गई, क्योंकि बैंकों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अगर कच्चे तेल में यही तेजी का सिलसिला जारी रहा तो वो इन्फ्लेशन फियर सेट इन होने लगा। आईडीबीआई बैंक 60 के नीचे, 50 के लेवल्स आ चुके हैं, 6% की गिरावट। सिंडिकेट बैंक में 6% का नुकसान, पंजाब नेशनल बैंक 4% नीचे। तो आईसीआईसीआई जैसे स्टॉक्स जो दिग्गज हैं, निफ्टी बैंक में बड़ा वेटेज रखते हैं, ये भी 3% टूटा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपी, बीपी, आईओसी 6 से 8% तक का नुकसान आज एक सत्र में ही इसने दिखाया है। इंडेक्स पर देखिए, गेल टूटा 3.5% नीचे, जी एंटरटेनमेंट 3% नीचे, यूपीएल वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है ये जून सीरीज का, करीब 3% का नुकसान आज इंट्राडे में। और एल&टी कैपिटल गुड्स का दिग्गज, यहां पर भी 3% तक की गिरावट ही देखने को मिली है। मिड कैप पर आए तो यहां पर अदानी एंटरप्राइजेस, जेपी एसोसिएट्स, ये वो हाई बीटा शेयर है, रिलायंस कम्युनिकेशन जोड़कर जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान रहा। और एनबीसीसी के लिए भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति होती हुई एक के बाद एक पोजीशंस कट रही हैं, बिकवाली की पोजीशंस यहां पर बन रही है। 8% टूटा ये शेयर। इस सब के बीच क्योंकि रुपया कमजोर है, लोगों ने तेजी का ट्रेंड लिया है टेक्नोलॉजी कंपनियों में, और सबसे ज्यादा भागा टेक महिंद्रा का शेयर। आज की भारी बिकवाली के बीच स्टॉक 4% ऊपर जाकर टिका है। बैंकों में भले ही काफी ज्यादा दबाव हो, लेकिन एचडीएफसी बैंक अटल था, 1% तक की बढ़त। डाबर में कुछ खरीदारी हुई, और फार्मा कंपनियों में भी औरो फार्मा जैसे काउंटर्स थे, सिप्ला जैसे काउंटर्स थे, जहां पर कुछ खरीदारी के अंश देखने को मिले हैं। लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर कच्चे तेल और रुपए की कमजोरी जारी रही तो इक्विटी मार्केट्स में और भी दर्द देखने को मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया हर्षदा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा हर्षदा बता रही थी, डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट आई है और रुपया पिछले 19 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। $1 की कीमत 68.5 रुपए के पास है। कहां से बना है रुपए पर दबाव और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, अब ये जानते हैं। और ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी नेहा आनंद। नेहा, रुपए पर जो दबाव दिख रहा है वो क्यों है और इसका सीधा असर लोगों पर क्या पड़ेगा?
देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए की कमजोरी के लिए जिम्मेदार हैं और ये सिर्फ आज एकाएक गिरावट नहीं आई है। इस पूरे साल की अब तक बात करें तो रुपया 8 से 8.5% तक कमजोर हो चुका है। मजबूत होता डॉलर इंडेक्स एक बड़ा कारण है जिसके चलते हमने प्रेशर देखा है। दूसरा बड़ा फैक्टर है यहाँ पर महंगा होता क्रूड। याद रखिए कि जितना भी इंपोर्ट्स भारत यहाँ पर करता है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है, जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर है, क्रूड पर है। 75 से 80% तक जो हम यहाँ पर इंपोर्ट्स करते हैं उसका जो मेजर चंक है वो कच्चे तेल की तरफ से आता है। जैसे जैसे करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो रहा है वैसे वैसे करके आप कह सकते हैं हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। उसका सीधा सीधा असर हम रुपए पर पड़ता देख रहे हैं। कमजोर स्टॉक मार्केट, उसका भी असर पड़ रहा है। एशियन करेंसीज में आज भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, उसके चलते भी हमने प्रेशर देखा है। आपने पूछा कि इसका इंपैक्ट कहां दिखेगा। अगर सरल शब्दों में कहा जाए, यहाँ पर जो इमीडिएटली दो इम्पैक्ट वाली जगह दिखेंगी वो लोग होंगे जो ट्रैवलर्स होंगे, जो विदेश घूमने का मन बना रहे हैं, उनके लिए उनकी जेब पर कमजोर रुपया भारी पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनके लिए ट्यूशन फीस देना भी यहाँ पर महंगा पड़ेगा। तो ऑफकोर्स कमजोर रुपया है, उसके कुछ प्लसेस हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा है। महंगाई की आग को भी ये बढ़ाता है। इंपोर्ट करना सामान यहाँ पर और महंगा हो जाएगा। जी नेहा, आप मेरे साथ रहिए क्योंकि रुपए के बाद अब क्रूड की बात करेंगे, कच्चे तेल की बात करेंगे। और कच्चे तेल के बारे में आप बता भी रही थी कि कैसे अब कच्चा तेल भी क्या ऊपर की तरफ जा रहा है और कच्चा तेल फिर से तेज हो गया है। सप्लाई में कमी की आशंका से कच्चा तेल महंगा हो गया है। ब्रेंट का दाम $76 के पार चला गया जबकि WTI क्रूड में $70 के ऊपर कारोबार हो रहा है। नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, रुपए के बाद रुपया गिर रहा है और क्रूड के भाव में तेजी आ रही है, और इससे क्या आने वाले दिनों में महंगाई की आग और तेज होते और भड़कते हुए देखेंगे हम? एक तरह से आप कह सकते हैं कि कमजोर होता रुपया, महंगा क्रूड यहाँ पर इंटरलिंक्ड ही है। अगर यहाँ पर कच्चे तेल की हम बात करें तो पहले मैं आपको बता दूं कि कारण क्या है। दरअसल अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से जो एकाएक यहाँ पर निर्देश आया है कि जापान, दक्षिण कोरिया, भारत जो कि ईरान का तेल इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, उन्हें यहाँ पर बिल्कुल इसे ब्लॉकआउट करना पड़ेगा और नवंबर तक ये कदम उठाना पड़ेगा। यूएस डेलीगेशन अगले हफ्ते मिडिल ईस्ट जाने वाला, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरह से ईरानियन तेल है वो मार्केट में यहां पर ना हो। ऑफ कोर्स ये इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं होगा लेकिन इस डर ने कि ईरानियन तेल यहां मार्केट से बाहर हो जाएगा, इसके चलते हमने एक नीजक रिएक्शन देखा और कच्चा तेल, चाहे आप ब्रेंट क्रूड ले लीजिए या फिर WTI क्रूड नाइमेक्स पर ले लीजिए, ये 2.5 से 4.25% तक महंगा हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। कनाडा के ऑयल फील्ड्स में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, उसके चलते सप्लाई की दिक्कतें आ रही हैं। लीबिया में अंदरूनी दिक्कतें हैं, वहां पर सरकार और रेबल्स के बीच में यहां पर कुछ झड़प चल रही है जिसकी वजह से अब लीबिया से तेल एक्सपोर्ट को लेकर दिक्कतें सामने निकल कर आ रही हैं। API में अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने जो पिछले हफ्ते के इन्वेंट्री के आंकड़े जारी किए हैं अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार के, उसमें एक्सपेक्टेशन से, उम्मीद से कहीं ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कच्चा तेल तो महंगा हुआ है। $70 का स्तर 1 महीने बाद इसने छुआ है और आगे भी मजबूती जारी रहेगी। ज्यादातर जो दुनिया के बैंकर्स है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स है, वो मान रहे हैं कि आने वाले समय में $80 और फिर $90 जैसे स्तर भी अगले साल देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने ही कहा है कि 2019 में जो सेकंड क्वार्टर है, दूसरी तिमाही है, उसमें $90 जैसा स्तर भी ब्रेंट में देखने को मिल सकता है क्योंकि डिमांड ग्लोबल मार्केट में अब ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया नेहा आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो क्रूड और रुपए पे जानकारी के बाद अब आपको बताते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसने पहला अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस मनाया। कार्यक्रम का उद्घाटन BSE के MD और CEO आशीष कुमार चौहान और एडिवेस समूह के अध्यक्ष और CEO रसेश शाह ने किया। इस दौरान MSME सेक्टर की चुनौतियों और विकास पर चर्चा हुई। GST का 1 साल पूरा होने वाला है और सरकार इसे और आसान बनाने के लिए कुछ बदलाव करने वाली है। वित्त मंत्रालय ने फैसला लिया है कि रिवर्स चार्ज से मिलने वाली छूट अगले 3 महीने और जारी रहेगी। इसके अलावा भी कुछ और कदम उठाए जा सकते हैं। वो क्या कदम होंगे ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, सरकार जो बदलाव पर फैसले लेने वाली है उनमें अहम क्या क्या है?
देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है वो है जीएसटी की प्रक्रिया को कैसे आसान किया जाए। इसमें जीएसटी रिटर्न के लिए अभी 4 फॉर्म है, जीएसटीआर 1, 2, 3 और जीएसटीआर 1B, 3B, और इन सबको मिलाकर के अब एक फॉर्म जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को मिलाकर एक फॉर्म करने का प्रस्ताव है और संसद के मानसून सत्र में इसके लिए जीएसटी लॉ में जरूरी बदलाव किया जाएगा। उसके बाद जीएसटी रिटर्न भरना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे करीब 12 बदलाव के सरकार ने तैयार किए हैं जो किए जाने हैं अगले कुछ महीनों के भीतर। इसमें से एक दूसरा यह है कि रिटर्न भरने की प्रक्रिया के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जो प्रक्रिया है उसको भी आसान किया जाए। इसके तहत इनवॉइस मैचिंग की जो व्यवस्था है सरकार उसको हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, जिसके तहत खरीदने वाला और बेचने वाले के इनवॉइस में मैच होना, मिलान होना जरूरी नहीं होगा, बल्कि सरकार इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था निकालेगी। साथ ही साथ ऑडिट के जो मौजूदा नियम है वो काफी सख्त हैं, उसे आसान किए जाएंगे ताकि कारोबारियों को आगे चलकर इससे मुश्किल ना हो। 3 फैसले सरकार ने तो ले भी लिए हैं और इसके लिए नोटिफिकेशन जल्द ही कुछ ही दिनों में जारी किया जाएगा। एक फैसला यह है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की व्यवस्था जिसको अब तक स्थगित कर दी गई थी, 30 जून को खत्म हो रही है उसकी मियाद खत्म करने की, उसको 3 महीने और बढ़ाया जाएगा। यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 3 महीने सितंबर तक अभी भी लागू नहीं होगा। इसके तहत छोटे कारोबारी जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको जीएसटी नहीं चुकाना होगा। टीसीएस और टीडीएस 2 जो आइटम था जिस पर टैक्स लगता था 1% का, उससे छूट मिली हुई थी 30 जून तक, सरकार ने उसे 3 महीने और बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि कारोबारियों को राहत मिले। यानी अब आने वाले दिनों में सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जहां पर कारोबारियों को थोड़ी चलकर दिक्कत हो, बल्कि जीएसटी के तहत प्रक्रिया को और आसान करने की तरफ ही कदम उठेगा और इसके लिए करीब 1 दर्जन भर कदम सरकार ने तैयार कर लिए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जीएसटी पर हम आगे भी अपनी खास कवरेज लोगों को दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि जीएसटी का 1 साल पूरा होने वाला है, इस दौरान क्या कुछ चेंज आए हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है। लेकिन अब एक खास खबर, खास उन लोगों के लिए जो बात बात पर सब कुछ फेसबुक या ऐसे किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी हर चीज अपडेट करते हैं, ये उनके लिए खास खबर। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं पर आप उसे यूज करते हैं और हर बात पर अपना स्टेटस अपडेट करते हैं या हर खुशी हर गम शेयर करते हैं, तो सावधान हो जाइए। आपके स्टेटस और पोस्ट सिर्फ आपके चाहने वाले नहीं देखते, बल्कि चोर, बदमाश और दुश्मन और आपसे जलने वाले आपके दोस्त, रिश्तेदार भी देखते हैं और इसका इस्तेमाल कर आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। जी हां, मुंबई पुलिस ने पिछले दिनों हो रही चोरियों की जांच में पाया है कि फेसबुक, ट्विटर पर बाकायदा ऐसे गैंग सक्रिय हैं। पूरी खबर के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता निधि राय के पास और उसके बाद आपके लिए कुछ अच्छे सुझाव देंगे सीसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के वाइस प्रेसिडेंट नितिन भटनागर, जो बताएंगे आपको कि कैसे आप इनसे बच सकते हैं। लेकिन पहले निधि के पास चलते हैं। निधि, ये बताइए कि मुंबई में क्या कुछ हुआ है जिसके चलते लोगों को अलर्ट किया जा रहा है इस तरह से। तो पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया मुंबई में कि मुंबई पुलिस ने ये जाना है कि 20 दिनों के अंदर 18 घरों में चोरियां हुई हैं और ये सारे ऐसे घर हैं जहां पे जो लोग हैं वो छुट्टियां मनाने बाहर गए हैं और उन्होंने बाहर जाते समय, जैसे हम लोग जनरली लिखते हैं कि फ्लाइंग फ्रॉम हियर टू देयर, चेकिंग इन, चेकिंग आउट, अलोन एट होम, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हम जब फेसबुक पे लिखते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो हम अपने हितैषियों को बता के जाए कि हम बाहर जा रहे हैं, मगर ये जो इन्फॉर्मेशन है, यही सेम इन्फॉर्मेशन वो लोग भी देख रहे हैं जो गैंग्स में काम करते हैं, जिनका काम है कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और उन घरों को लोकेट करना और उसके बाद उन घरों में जाकर चोरी करना। तो मुंबई पुलिस ने यह बताया है कि 20 दिनों के अंदर 18 अलग अलग घरों में चोरी हुई। इनफैक्ट एक रात के अंदर 17 घरों में भी चोरी हुई है, क्योंकि सेम लोकेशन में उन्होंने घर आइडेंटिफाई किए थे। उन घरों में कई लोग बड़ी बड़ी लंबी लंबी छुट्टियों पे गए थे या फिर अपने घर गए थे, तो उन घरों को आइडेंटिफाई करके उन घरों में चोरी की गई है। जी, मतलब जिन लोगों ने फेसबुक पर अपडेट किया कि वो लोग घर से बाहर हैं और उन्हीं की जानकारी को हथियार बनाकर चोरों ने उसको इस्तेमाल किया और उनके घरों में चोरी की। नितिन भटनागर हमारे साथ है। नितिन, आपने पूरा मामला सुना, निधि ने बताया कि किस तरह से मुंबई पुलिस इस तरह से अलर्ट कर रही है। आखिर आप एक एक्सपर्ट होने के नाते क्या सलाह देंगे उन लोगों को जो इस तरह से चेक इन, चेकआउट, हियर एंड देयर या फीलिंग अलोन जैसे स्टेटस अपडेट करते हैं, बात बात पर अपनी चीजें, अपनी पर्सनल चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं? आई थिंक जैसे निधि ने और आपने दोनों ने रिपोर्ट में दिखाया, ये एक आजकल के टाइम में एक सोशल सिंबल बन गया है लोगों का, सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डालना, और ये काफी खतरे की घंटी है। और मैं कुछ सुझाव यहाँ लोगों को देना चाहता हूँ जो शायद उन लोगों को
विक्टिम बनने से बचा सकते हैं। पहला, एक जो आप जब आप कहीं जाते हैं थोड़े दिन पहले से आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आपको कोई अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ रही है, कोई आपको फॉलो करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। और अगर कोई अननोन जिसको आप नहीं जानते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर नहीं भी मिले हैं तो प्लीज आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को या उसके फॉलो को मत करें और उसको भी फॉलो बैक ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा अपने लोकेशन को ऑफ रखें, क्योंकि लोकेशन के थ्रू ही ये लोग, अगर आपने उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, वो आपकी लोकेशन के थ्रू आपको ट्रैक करके आपकी पूरी स्थिति को पता कर लेंगे और फिर आपको आपके घर पे या फिर आपके किसी भी तरीके से विक्टिम बनाने की कोशिश करेंगे। वेकेशंस के प्लान कभी भी अपने सोशल मीडिया में कभी भी डिस्क्लोज ना करें, चाहे फ्रेंड सर्किल ही क्यों ना हो, चाहे ऑफिस की गपशप क्यों ना हो, आप थोड़ा सा इसको अवॉइड करें तो शायद आप बच सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन आपसे कितना जेलसी रख रहा है या कौन कितना आपका करीबी बनता है। अपने अगर आपको पोस्ट करना ही है फेसबुक पे तो अपने सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया आपको ये सारे फीचर्स भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट नहीं करेंगे, आप पोस्ट करेंगे तो आप विक्टिम बन सकते हैं, बट अगर आप उसको ढंग से पोस्ट करेंगे, उसको फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए ही पोस्ट करेंगे तो शायद आप उनके विक्टिम ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जो टिप्स नितिन ने दी हैं, हो सकता है इनको अपनाकर आप इस तरह के विक्टिम होने से बच जाएं, क्योंकि मुंबई में तो कुछ ऐसे केस सामने आ गए जिनके बारे में निधि बता रही थी। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं आवाज अड्डा की। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या विजय माल्या का यह आरोप सही है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। आप हमारा ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेनोवो ने आज अपने 2 नए लैपटॉप बाजार में उतारे हैं। कंपनी ने अपनी अल्ट्रा स्लिम लैपटॉप सीरीज में आइडियापैड 330S और आइडियापैड 530S 2 नाम जोड़े हैं। आइडियापैड 330S जहां बजट लैपटॉप है और स्टूडेंट पर फोकस करता है, वही आइडियापैड 530S इस सीरीज का प्रीमियम लैपटॉप है। आइडियापैड 330S में 15.6 करीब 15.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया और इसका वजन 1.8 kg है। दोनों ही लैपटॉप लेटेस्ट 8th Gen इंटेल कोर i7 प्रोसेसर पर काम करते हैं। और अब पासपोर्ट बनवाना पहले से बहुत आसान हो चुका है। नियमों में बदलाव और टेक्नोलॉजी की मदद से अब कैसे बनवाएं आसानी से पासपोर्ट, बताएंगे कंज्यूमर अड्डा में 5:57 पर। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।